अच्छा, ये अब हमने क्या कर लिया, एक प्रोसीजर क्रिएट कर लिया। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले प्रोसीजर की हेडिंग आती है, यानी कि उसका नेम आता है। ठीक है, इसका नेम है एडिशन, आ गया। आपने कीवर्ड दे दिया प्रोसीजर की, एक प्रोसीजर है। नीचे उसकी बॉडी आ गई। अब बॉडी में मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखी है एडिशन। आप चाहें तो मल्टीपल भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ई एक्स कोमा ई बी एक्स। आप यहाँ पे फिर एडिशन भी कर सकते हैं, फिर एडिशन। आप मल्टीपल लाइन्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने एक ही लाइन लिखी है, एडिशन ई एक्स कोमा ई बी एक्स। मैंने इसको रिटर्न कर दिया कि अब ये रिटर्न कर देगा इस ई एक्स की वैल्यू को। ठीक है, और इसके बाद इसको एडिशन एंड प्रोसीजर, प्रोसीजर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं जाऊँगा अपने मेन प्रोसीजर के अंदर, और मेन में जाके मैं क्या करता हूँ, दो वैल्यूज़ मूव करा देता हूँ, मूव ई एक्स कोमा फोर, मूव ई बी एक्स कोमा थ्री। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ मैंने ई एक्स और ई बी एक्स, ज़ाहिर है मुझे इसके अंदर ई एक्स और ई बी एक्स की वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ का ई एक्स के अंदर फोर पुश कर दें, ई बी एक्स के अंदर थ्री मूव कर दें। और उसके बाद कॉल से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, अगर प्रोसीजर को कॉल करना हो तो कॉल का कीवर्ड यूज़ करते हैं। हमने कहा कॉल राइट डेसिमल। ठीक है, नहीं, कॉल एडिशन। एडिशन कॉल हुआ। जैसे ये कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ई एक्स रजिस्टर की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब ये हमें पता है अच्छी तरीके से कि ई एक्स रजिस्टर में अगर कोई भी वैल्यू हो, उसको हमें अगर आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है तो हम क्या करते हैं, कॉल राइट डेसिमल। अगर इंटीजर है तो राइट इंटीजर। अब हम क्या करते हैं, देखें, ये हमारे पास आ गया। एक्स में फोर है, ई बी एक्स में थ्री है। कॉल एडिशन हुआ, एडिशन पे गए। एडिशन में क्या हो रहा है, ऐड ई एक्स कॉमा ई बी एक्स, ई एक्स फोर ई बी एक्स थ्री। जब ये ऐड हुआ तो ई एक्स के अंदर क्या आ गया, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। जब सोर्स यानी कि थ्री ऐड हुआ डेस्टिनेशन पे यानी कि फोर पे, तो डेस्टिनेशन में क्या चीज़ सेव हो गई, सेवन। और सेवन रिटर्न हुआ। जब सेवन रिटर्न हुआ तो हमारे पास यहाँ पे राइट डेसिमल सेवन होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट हमें देगा सेवन। ये देखिए सेवन। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर की इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ कॉल सी एल का। ठीक है, प्रोसीजर की इस तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि आप एक प्रोसीजर यहाँ क्रिएट कर लें, और उसमें आप अभी तो एक लाइन ऑफ कोड है, आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और सबके बाद जो आउटपुट है उसको आप रिटर्न कर दें। एडिशन के लिए प्रोसीजर बनाना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, स्टैक पुश एंड पॉप कराने के लिए, या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, कोई लूप्स क्रिएट करने के लिए, आप कोई जो आप मर्जी आप कराने के लिए कोई प्रोसीजर करा सकते हैं क्रिएट। और उसको आप जब चाहें अपने मेन प्रोसीजर में कॉल करवा लें, तो सिंगल एक कॉल यानी एक इस लाइन ऑफ कोड से ये सारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। आपको बार बार ये लिखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब यहाँ तो ये तो चीज़ आप लोगों को समझ आ गई कि एक प्रोसीजर किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, राइट एसएमएल इसलिए लिखा है क्योंकि अब आपके पास ये एडिशन की जो एडिशन को हमने कॉल किया, तो इसने रिटर्न क्या चीज़ की है, हमें रिटर्न की है ई एक्स रजिस्टर। ई एक्स रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे जब आप एडिशन परफॉर्म करते हैं, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, जब आप इस ई बी एक्स को ऐड करते हैं ई ए एक्स में, ठीक है, यानी कि ये थ्री ऐड होगा जाके फोर में, और वैल्यू जो ऐड होने के बाद आएगी वो सेव होगी कहाँ आएगी, ई ए एक्स रजिस्टर में। ये जब इसमें ऐड होगा तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी सेवन, फोर थ्री प्लस फोर सेवन। और ये ई एक्स रजिस्टर जो है इसको ये रिटर्न कर देगा। तो ये एडिशन किस चीज़ को रिटर्न करेगा, इस ई एक्स रजिस्टर को। अब यहाँ पे हमारे पास ई एक्स रजिस्टर में सेवन है। अब हमें उसको जब इसको कॉल करवा दिए, ठीक है, तो अब हमें उस वैल्यू को जो सम होके इससे रिटर्न हुई है उसको प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, राइट डेसिमल। राइट डेसिमल क्या करेगा, ये जो भी डेसिमल वैल्यू आई है
उसको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया तरीका प्रोसीजर क्रिएट करने का, सिंगल लाइन प्रोसीजर। यहाँ पे इसको आपको सिंटेक्स बता दिया है, यहाँ कॉल के लिए बता दिया है, यहाँ एक एग्जांपल गिवन है, उसी तरह की एक एग्जांपल हमने भी रन कर लिया। ठीक है, और इसके बाद ये एग्जांपल हमने कर लिया है, यही एग्जांपल है जो अभी हमने की है एडिशन की। ठीक है, मूव EX4 EBX3, इसको आप लोग भी करके रन करके देख लीजिएगा, तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्रोसीजर किस तरह क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड प्रोसीजर का। तो नेस्टेड प्रोसीजर में क्या हो रहा होता है कि आपके पास यहाँ एक एग्जांपल भी गिवन है, जिस तरीके से आप नेस्टेड लूप क्रिएट करते थे, इसको सिंटेक्स इसका वही होता है क्रिएट करने का। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंटेक्स सेम ही है कि आप नेस्टेड लूप क्या कर रहा होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप कॉल हो जाता है, दूसरे लूप के अंदर तीसरा कॉल हो जाता है। तो आप नेस्टेड लूप क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आप कोई भी मल्टी डायमेंशनल, अगर आप कोई आउटपुट लेके आना चाह रहे हैं, तो आप नेस्टेड लूप क्रिएट कर लेते हैं, या कोई मल्टी डायमेंशनल कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि पहले एक आइटरेशन में ऐड हो, फिर मल्टीपल 5-6 दफ़ा जो नेस्टेड लूप है, चाइल्ड लूप है, उसमें एडिशन हो, फिर दोबारा से मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके के आप मल्टी डायमेंशनल काम नेस्टेड लूप की तरह के थ्रू कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है नेस्टेड प्रोसीजर में। जैसे अभी हमने एक प्रोसीजर को क्रिएट किया, यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट किया, अगर हम एक से ज़ायद प्रोसीजर कॉल करें या क्रिएट करें और उन सबको नेस्टेड कर दें, तो क्या होगा। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी गिवन है, इसमें कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल गिवन है कि सपोज एक मेन प्रोसीजर है, उसके अंदर आप जैसे एंटर हुए, ठीक है, जैसे ये मेन प्रोसीजर में एंटर हुए, तो एक आपके पास ये 2-3 लाइन परफॉर्म होने के बाद गिवन होगा कॉल सब वन। तो अब आपका जो कंपाइलर है वो ढूंढने का कि इस मेन प्रोसीजर को एग्जिट होने से पहले पहले ही, अभी एग्जिट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, पहले ही एक कॉल आ गई है कि कॉल सब वन को ये अपनी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में ढूंढेगा, देखेगा कि सब वन ये रहा, सब वन में जैसे ही एंटर होगा, अंदर जाके प्रोसीजर के अंदर देखेगा क्या ऑपरेशन हैं, 1-2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और उसके बाद या यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉल सब टू हो जाएगा, और इसकी वैल्यू रिटर्न होने से पहले ही यहाँ पे कॉल सब टू हो जाएगा। सब टू देखेगा कि यहाँ पे हमारे पास सब टू कहाँ पर है, तो सब टू जो है ये एक और प्रोसीजर इसने देख लिया कि इसके अंदर जाएगा, इसको रिटर्न होने या एग्जिट होने से पहले ही हमारे पास क्या आ गया, सब थ्री के ऊपर चला जाएगा। सब थ्री के अंदर जो भी वैल्यूज या कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, सपोज यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ भी एडिशन हो रहा है, यहाँ भी एडिशन है, और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सपोज एड EX EBX, एड EX EBX, एड EX EBX, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी, सपोज यहाँ पे अब जाके आखिर में यहाँ पर भी एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, EAX EBX, यहाँ से जैसे ही वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ से किसकी वैल्यू रिटर्न होगी, EAX की, जो सम होके आई है, यहाँ पर भी वही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ की जो वैल्यू रिटर्न होके आई है वो यहाँ पे जाएगी, और फिर यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगी, फिर ये रिटर्न करेगी, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगी, लेकिन इस इन वाली वैल्यूज EAX की, इस वाली वैल्यू जो सम होके आई है इससे, फिर ये एंड में आपके पास मेन पे जाएगा, और फिर मेन इसको एग्जिट करेगा। तो नेस्टेड प्रोसीजर इस तरह काम कर रहा होता है कि एक प्रोसीजर के अंदर को एग्जिट होने से पहले ही दूसरे की कॉल आ जाती है, और उसके अंदर पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल भी गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि रिमेंबर द नेस्टेड लूप वी क्रिएटेड, इट्स इजी टू पुश द आउटर लूप काउंटर बिफोर एंटरिंग द इनर लूप। ये आपको बताया हुआ है कि आप अगर इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे आपको ये गिवन है, एक
ये कमेंट्स आपको कमेंट्स के हिसाब से बताया हुआ है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेन प्रोसीजर में दो नेस्टेड लूप क्रिएट हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, एक आउटर लूप आपको क्रिएट किया हुआ है। ये आप लोगों को पता है कि ECX जो है वो काउंटर होता है लूप के अंदर, और काउंटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस लूप का L1 का काउंटर है 100, यानी कि ये आउटर लूप 100 टाइम्स चलेगा। ये पूरा लूप एंड कहाँ पर हो रहा है, लूप L1 यहाँ पर, और L1 स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन 100 टाइम होंगे। ये पहले 100 है, फिर 99, फिर 98, 97 करते करते ये जब ज़ीरो पे आएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ECX में 100 है। ठीक है, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जब नेस्टेड लूप आप लोगों को पता है कि जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो वही ECX यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है सेकंड लूप के अंदर, लूप 2 में। तो इन्होंने मूव ECX किए पहले, सेट आउटर लूप काउंट 100 पे, और L1 को कॉल किया। उसके बाद क्या कर दिया, एक स्टैक के अंदर पुश करवा दिया ECX की वैल्यू। ECX की अभी वैल्यू क्या है, 100, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम ECX यूज़ करें तो ये आउटर लूप की वैल्यू कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये 100 से चेंज हो जाएगी 20 पे। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि मूव ECX 100, और इस 100 वैल्यू को पुश करवा दिया है एक स्टैक में, स्टैक के जीरो इंडेक्स पे। ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि मूव ECX 20, यानी कि अब ये इनर लूप ये वाला जो है ये 20 टाइम्स परफॉर्म होगा, सेट इनर लूप काउंट। तो यहाँ पर ये लूप 20 टाइम्स कॉल होगा। ये एक दफ़ा चलेगा 19, फिर 18, 17, 16, तो जब जीरो पे आएगा तो ये यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। सपोज स्टैक में पुश हो रही है कोई वैल्यूज, ठीक है, एक ही वैल्यू स्टैक में पुश हो रही है तो 20 टाइम्स पुश होंगी। ठीक है, और फिर ये लूप वापस यहाँ पर क्या होगा, पॉप ECX, जो ECX में हमने ये 100 स्टोर किया था उसको पॉप कर देंगे। लूप L1 दोबारा कॉल होगा तो ये 100 को माइनस कर देगा 99, फिर 99 पे ये दोबारा चलेगा, फिर ये 20 टाइम्स चलेगा, फिर ये 98, 97, 96 करते करते ये 100 टाइम्स चलेगा। तो कोई मुझे बता सकता है अगर यहाँ पे पुश इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है, सपोज इस लूप 2 में सपोज हो रहा है पुश EX, ठीक है, तो ये पुश EX इस पूरे कोड को रन होने में कितनी दफ़ा परफॉर्म होगा, कितनी वैल्यूज पुश होंगी। चैट में कहा है तकी अहमद ने 2000, बिल्कुल सही। 2000 किस तरह होगी कि ये 100 टाइम्स ये लूप चल रहा है और ये लूप चल रहा है 20 टाइम्स, यानी कि इसको एक दफ़ा चलने पे ये 20 टाइम्स है, फिर सेकंड टाइम पे भी ये 20 टाइम्स, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो 2000 बनता है। तो 2000 टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और आउटर लूप 100 टाइम्स चलेगा, इनर 20 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब ये आप लोगों को बात समझ आ गई है। तो ये आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों को याद दिलाया हुआ है कि आप किस तरीके से नेस्टेड लूप क्रिएट कर रहे थे। तो इसका प्रोसीजर से क्या ताल्लुक है, ये सिर्फ आपको नेस्टेड का कॉन्सेप्ट याद दिलाने के लिए बताया हुआ है कि नेस्टेड में क्या हो रहा होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपके पास नेस्टेड प्रोसीजर भी काम कर रहा होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एडिशन का प्रोसीजर बनाया था, ठीक है, इस एडिशन के प्रोसीजर के अंदर भी नेस्टेड हो सकता है कि इसके अंदर ही मैं एक दूसरे प्रोसीजर का कॉल कर दूं और उस प्रोसीजर के अंदर तीसरे का की कॉल दे दूं। तो वो हम करके देख लेते हैं। सपोज मैं आपके पास यहाँ पे दो मैसेजेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैसेज बाइट टाइप का है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं कह देता हूँ मैसेज वन, चाहिए इसको मैसेज वन कह देता हूँ। नेस्टेड प्रोसीजर, ठीक है, ये हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मेन प्रोसीजर में जाके एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ
प्रोसीजर 1, क्या कर देता हूँ कॉल, या फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ मूव edx कॉमा ऑफसेट मैसेज 1 कॉल राइट स्ट्रिंग कॉल CRLF, ठीक है, रिटर्न प्रोसीजर। ये भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये तो मैंने क्रिएट कर दिया एक प्रोसीजर, इसी तरीके का मैं एक सेकंड प्रोसीजर भी क्रिएट कर देता हूँ ताकि हम नेस्टेड का कॉन्सेप्ट देख सकें। मैंने यहाँ का प्रोसीजर 2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया मैसेज 2, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। अब हमारे पास हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक प्रोसीजर ये है, दूसरा प्रोसीजर ये है। इस प्रोसीजर के अंदर ये पहला प्रोसीजर है, प्रोसीजर 1 के अंदर हमने इसकी हेडिंग दी, इसका नेम दे दिया, किसका नेम है प्रोसीजर 1 प्रॉक मूव edx। ये आप लोगों को पता है edx में आप ऑफसेट मूव करते हैं अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट करना हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, मूव edx कॉमा ऑफसेट मैसेज वन की ऑफसेट जो है वो edx में स्टोर कर दें, और कॉल राइट स्ट्रिंग, यानी कि इसको राइट स्ट्रिंग कर दें। अब पहला मैसेज क्या है, हाय दिस इज शाहरुख शकील, ठीक है। जब ये पहला मैसेज है तो क्या होना चाहिए, हमारे पास पहले ये प्रिंट होना चाहिए। सेकंड, जब आपका ये एंड हो जाएगा तो फिर ये प्रोसीजर कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा हुआ है, मूव edx कॉमा ऑफसेट मैसेज टू, ये मैसेज टू है। मैसेज टू क्या कह रहा है, दिस इज अ नेस्टेड प्रोसीजर। यहाँ पे कॉल राइट स्ट्रिंग हुआ, इससे आपके पास आउटपुट पे आना चाहिए दिस इज अ, ठीक है, नेस्टेड प्रोसीजर। अब अगर हमारे पास जब हम इसको रन करेंगे तो पहले मैसेज आना चाहिए ये वाला और सेकंड आना चाहिए ये वाला, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ प्रोसीजर 1 के अंदर कर दूं कॉल प्रोसीजर 2, तो क्या होगा, हाँ आप चाहें तो मेन के अंदर भी बना सकते हैं, मेन से बाहर भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड के अंदर अब हुआ क्या, कि नेस्टेड के अंदर एक प्रोसीजर ये था, दूसरा ये था, लेकिन हमने इस प्रोसीजर की जो कॉल है, इसको कॉल कहाँ किया हमने, इसको कॉल हमने प्रोसीजर 1 में ही कर दिया, ठीक है। इसको हमने कॉल कर दिया प्रोसीजर 1 में, प्रोसीजर 2 को कॉल कर दिया प्रोसीजर 1 में। तो सबसे अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही मेन प्रोसीजर में जाएगा, यहाँ पे जाके देखेगा प्रोसीजर 1 प्रॉक है, ठीक है। इसमें एंटर होने के बाद इस मैसेज को तो वो रीड करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो नेक्स्ट लाइन पे है। पहली लाइन के ऊपर ही, यहाँ पर ही ये क्या कर देगा, कॉल प्रोसीजर 2, कॉल प्रोसीजर 2, इसकी कॉल है। अब ये सबसे इन सब लाइन्स को छोड़ के सर्च करेगा, यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर 2 नहीं, यहाँ है प्रोसीजर 2 नहीं, प्रोसीजर 2 जब यहाँ पर ये जाएगा और इसको प्रोसीजर 2 मिल जाएगा तो सबसे पहले इसको रन करेगा, ठीक, इसकी, क्योंकि इसकी कॉल आ गई है, कॉल प्रोसीजर 2 में जाएगा, मूव edx ऑफसेट मैसेज 2 को पहले देखेगा कि क्या है, दिस इज नेस्टेड प्रोसीजर कॉल राइट स्ट्रिंग। तो सबसे पहले ये क्या हमारे पास प्रिंट करेगा, मैसेज 2, फिर कॉल CRLF से लाइन ब्रेक होगी, रिटर्न होगा ये मैसेज। अच्छा, रिटर्न होने से ये दोबारा से यहाँ पे रिटर्न करेगा वैल्यू। अब ये लाइन हमारे पास रन हो गई, यानी कि दिस इज अ नेस्टेड प्रोसीजर कॉल हो गया स्क्रीन पे। उसके बाद फिर हमारे पास मूव edx ऑफसेट मैसेज 1 आएगा, ये मैसेज 1 कॉल राइट स्ट्रिंग होने के बाद, ठीक है। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट कहला रहा है आपके पास नेस्टेड, कि एक प्रोसीजर के अंदर ही दूसरा प्रोसीजर कॉल हुआ हुआ, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, सेकंड ये मैसेज प्रिंट होगा, ये देखिए, हाय दिस इज शाहरुख शकील पहले नहीं हुआ, पहले हुआ दिस इज अ नेस्टेड प्रोसीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड को कॉल कर दिया, दिस इज अ नेस्टेड प्रोसीजर पहले कॉल हो गया। फिर बाद में जब ये प्रोसीजर खत्म हुआ, फिर जब सेकंड टाइम पे ये कॉल हुआ हाय दिस इज, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा।
कि नेस्टेड किस तरीके से काम कर रहा है। और जिस किसी को अगर थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो वो इस तरह का कोड लिख के इसको रन करके देखें, और लाइन बाय लाइन आप जो है ड्राई रन करके देखें, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद अली कह रहे हैं कि सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। अच्छा, अब इस लैब के अंदर जो लैब नंबर आपकी 8 थी, इसके अंदर सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट थे असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स के। ठीक है, कि इसमें आपको सिर्फ सिर्फ ये बताया हुआ था कि आपने असेंबली लैंग्वेज में प्रोसीजर किस तरह क्रिएट करना होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, प्रोसीजर नेम, और उसके आगे उसका कीवर्ड प्रोक, फिर प्रोसीजर की बॉडी, उसमें आप जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन है, प्रोसीजर की बॉडी, फिर रिटर्न स्टेटमेंट और एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको क्रिएट करना सिखाया हुआ था, यही उसकी एक एग्जांपल भी गिवन है। ठीक है, ये एग्जांपल भी गिवन है, ये आप लोग रन करके देख लें। और सेकंड आपको बताया हुआ है कि नेस्टेड प्रोसीजर किस तरीके से क्रिएट होता है, तो वो नेस्टेड प्रोसीजर भी हमने क्रिएट करके देख लिया है कि आप एक प्रोसीजर के अंदर दूसरे प्रोसीजर की कॉल किस तरह दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो कॉल प्रोसीजर 2, प्रोसीजर 3, प्रोसीजर 4, जितने भी आप चाहें कॉल करा सकते हैं, तो नेस्टेड जो है वो काम करेगा। अब ये भी हो सकता है कि आप प्रोसीजर 2 आपने नेस्टेड कॉल करा दिया, जैसे प्रोसीजर 2 में जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा हो, कॉल प्रोसीजर 3, प्रोसीजर 3 में जाए तो वहाँ क्या हो रहा है, कॉल प्रोसीजर 4। तो ये इस तरीके से ये वाली आपकी जो एग्जांपल गिवन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो यहाँ पे एक ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तो एक हायरार्की बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये नेस्टेड की एक हायरार्की बन जाएगी कि नेस्टेड है कि ये एक पूरा नेस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ है कि नेस्टेड प्रोसीजर आपने किस तरह क्रिएट करना है। तो टोटल दो ही ये कॉन्सेप्ट थे आपकी इस लैब नंबर 8 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आपके पास ये भी एग्जांपल हमने देख ली कि इस तरह क्रिएट करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो टास्क है। टास्क आपके पास क्या कह रहे हैं, वैसे तो इसमें 3 टास्क हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 टास्क करने हैं। कौन सा, टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 2 को अभी आप लोग छोड़ दें। ठीक है, टास्क नंबर 1 और 3 करना है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि लेंदी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये आप लोग ज़ाहिर है 4th 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप लोग को पता होगा कि आप लोग सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग का मतलब है कि अगर ये एरे है, इसमें ये अनसॉर्टेड डाटा है, यानी कि 5 7 8 4 1 5 0, इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉर्टेड हो जाएगा, यानी कि पहली वैल्यू आएगी 0, फिर 1, फिर 4, फिर 5, 5 8 6 7 8। ठीक है, तो ये सॉर्टेड हो जाएगा। उस पूरे सॉर्टेड एरे सॉर्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम आपको सी शार्प की लैंग्वेज के अंदर गिवन है पहले से। ठीक है, पूरा एल्गोरिथम, आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको एल्गोरिथम लिखना है ना कुछ करना है, पूरा एल्गोरिथम आपको गिवन है कि ये किस तरीके से सॉर्ट हो। सिर्फ आपने इस एल्गोरिथम को, अच्छा ये रनिंग एल्गोरिथम, अगर आप सी शार्प में देखें चला के तो ये रनिंग एल्गोरिथम है, इससे ये पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को आपने असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। असेंबली लैंग्वेज में इसको किस तरह लिखेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे, उसके बाद उससे के अंदर आप चाहे तो आप यूज़र से भी ये इनपुट ले सकते हैं एरे की वैल्यूज़ का, चाहे तो आप हार्ड कोडेड वैल्यूज़ भी खुद से स्टोर कर सकते हैं पहले से। ठीक है, और उनको आपने सॉर्ट करके आउटपुट के ऊपर लेके आना है। ठीक है, और सॉर्टेड एरे होगा, ये जितना भी कोड है इसको आपने एक प्रोसीजर के अंदर क्रिएट करना है। जैसे अभी हमने एडिशन के लिए एक प्रोसीजर बनाया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रोसीजर बनाया, इस तरीके से ये प्रोसीजर क्या रिटर्न कर रहा होगा आपके पास, ये एरे रिटर्न कर रहा होगा। तो ये आपने इस कोड को असेंबली लैंग्वेज में क्रिएट करना है। यहाँ पे गिवन भी है, कन्वर्ट इन असेंबली लैंग्वेज एंड क्रिएट अ प्रोसीजर फॉर दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम गिवन है, इसको आपने असेंबली में क्रिएट करना है यूजिंग प्रोसीजर। सेकेंड टास्क क्या है, सेकेंड आपने नहीं करना, थर्ड टास्क आपने करना है। थर्ड में क्या गिवन है, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू सेपरेट द ऑड एंड इवन इंटीजर्स इन सेपरेट एरे। ठीक है, एक ऐसा, ये आप लोग मेरे ख्याल से पहले भी किसी लैब में कर चुके होंगे, या है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन। आपने सिर्फ दो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या है वो ऑपरेशन, कि आपने एक एरे इनपुट लेना है, ठीक है, और उस एरे के अंदर जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं उसको एक डिफरेंट एरे में रख देना है,
और इवन वैल्यूज़ को डिफरेंट एरे में स्टोर कर देना। तो ये एक बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये आसानी से कर लेंगे, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ऑड एंड इवन को आप लोग को मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ गिवन है कि राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू सेपरेट ऑड एंड इवन इंटीजर्स इन सेपरेट एरेज। तो ये दो ही टास्क आपने करने हैं, टास्क 1 और टास्क 3। ये मैं आप लोगों के पास LMS पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और एक ये आ गया। तो इसके अंदर आपके पास ये है कि इस वाले टास्क को करने का आपके पास टाइम है कल तक का, कल 11:59 तक का। ठीक है, तब तक आप लोग ये टास्क कर लें। ये लैब मैंने आप लोगों की अपलोड कर दी है, और ये अपलोड हो जाए तो उसके बाद आप लोग एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें और उसके बाद दोबारा से रिज्वाइन करें, ताकि फिर आगे कवर कर लें थोड़ा सा। आज 31 मार्च, अप्रैल 1। ठीक है, ये लैब नंबर 8 आप लोगों की अपलोड हो गई है। यहीं पर लैब नंबर 8 के ही नीचे आपके पास जैसी ये आज की लैब कंप्लीट होगी तो इसके यूट्यूब के लिंक रिकॉर्डिंग के आ जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर आप लोग चेक कर लीजिएगा आज की रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये लैब नंबर 8 हमारी हो गई है प्रोसीजर्स की। ठीक है, अब इसके बाद 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें और 20 मिनट्स के बाद आप लोग रिज्वाइन करें, तो फिर हम लैब नंबर 9 को भी आज कवर कर लेते हैं। अच्छा, लैब 9 के जो टास्क होंगे ना उसको मैं आप लोगों को, उसमें सिर्फ एक ही टास्क होगा और वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक का टाइम दूंगा। उसके अंदर आज आपने नहीं करना होगा, वो आपने नेक्स्ट वीक देना होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग एक ब्रेक ले लें 20 मिनट्स का। लैब 1 में क्वेश्चन 1, लैब 1 कहाँ से आई? लैब नंबर 8 हमने की है। लैब नंबर 8 के अंदर आपने टास्क 1 करना है और टास्क 3 करना है। ठीक है, 2 नहीं करना। ठीक है, 1 और 3 करना है। जी अस्मा गफूर, आपने टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 3 करना है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब आप लोग एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें। 9:45 हो रहे हैं और आप लोग जो है 10, चले 10:10 तक आप लोग 10:10 पे रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 25 मिनट्स का आपका ब्रेक हो जाएगा। किसी की अगर अटेंडेंस अगर अभी रह गई थी या कोई लेट ज्वाइन हुआ था, जिसकी सिर्फ उन स्टूडेंट्स जिसकी अटेंडेंस रह गई थी, जिनकी हो गई थी वो नहीं, जिनकी रह गई थी वो अपना इनरोलमेंट नंबर और कंप्लीट फुल नेम जो है वो चैट के अंदर लिख दें। ठीक है, तो फिर मैं अटेंडेंस उनकी देख लेता हूँ। सिर्फ वो स्टूडेंट जिनकी रह गई थी या वो लेट ज्वाइन हुए थे, जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो नहीं करें। ठीक है,
बाकी फिर आप लोग ब्रेक के बाद रिज्वाइन करें।